I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्ते। अगर मैं आपसे पूछूं कि इजराइल का रीजन में, वेस्ट एशियन रीजन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, ऑब्वियस सा जवाब रहेगा ईरान। बट देखा जाए तो ईरान कभी डायरेक्टली अटैक नहीं कर पाएगा इजराइल को बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। इसी वजह से तो ईरान ने इतने सारे प्रॉक्सीज बना के रखे हैं, हमास, हिजबुल्ला, हाउतीज। अब इतने प्रॉक्सीज में से भी सबसे डेंजरस है हिजबुल्ला। अब हिजबुल्ला कहां से अटैक करता है? नॉर्दर्न बॉर्डर लेबनान से। इसीलिए हिजबुल्ला को समझने के लिए हमें लेबनान समझना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं हिजबुल्ला द पार्टी ऑफ गॉड, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी लेबनान से। अब लेबनान की कहानी अगर समझते हैं तो लेबनान पहले ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था, उसके बाद फ्रेंच कंट्रोल में आ जाता है। अब फ्रेंच कंट्रोल के समय एक सेंसस होता है 1930s में। सेंसस में बेसिकली जो सेक्टेरियन आइडेंटिटीज हैं, रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं, उन पे बेसिकली देखा जाता है कि लेबनान में कई सारे रिलीजियस आइडेंटिटीज रहते हैं, जैसे कि मैरोनाइट क्रिश्चियंस, ड्रूज, शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम्स। और इस सेंसस के बेसिस पे फ्रांस डिसाइड करता है 1940s में कि जब फ्रांस लेबनान को आज़ादी दे रहा था कि इस सेंसस के बेसिस में पावर शेयरिंग होने वाला है। पावर शेयरिंग का मतलब गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट के बीच में कैसे पावर शेयर होगा। अच्छा, अब आज भी लेबनान में इसी सेंसस के बेसिस पे ही पावर शेयरिंग होती है। जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा मैरोनाइट क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, जो स्पीकर ऑफ द हाउस है वो हमेशा शिया मुस्लिम कम्युनिटी से आता है। अब इन तीनों के बीच में हमेशा पावर शेयरिंग रहता है। फ्रांस का एजेंडा था कि मैरोनाइट क्रिश्चियन के पास हमेशा से सुपीरियर पावर है या सुप्रीम अथॉरिटी रहे। एंड ये क्यों फ्रांस का एजेंडा था? क्योंकि फ्रांस वाज अगेन वाज लेजिटिमाइज्ड बाय द क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऑफ लेबनान। अच्छा, अब क्या होता है कहानी में ट्विस्ट। 1970s में इजराइल फाइट्स अ बिग वॉर विद द अरब कंट्रीज। अब उसी के वजह से कई पैलेस्टीनियंस इजराइल छोड़ के जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान आते हैं। सबसे ज्यादा आते हैं लेबनान, जिसकी वजह से जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो बढ़ जाता है और शिया सुन्नी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है लेबनान में, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर शुरू होता है लेबनान में। उसी दौरान जॉर्डन में क्रैकडाउन होता है अगेंस्ट पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली फाइट कर रहा था फॉर द कॉज ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट एंड इट वाज लेड बाय यासिर अराफत। अब जॉर्डन का ये था कि भाई उनको पीस ट्रीटी साइन करना था विद इजराइल, इसी वजह से ये क्रैकडाउन करते हैं पीएलओ पे। अब पीएलओ तब जाता है और सेटल डाउन करता है लेबनान में। आप सोच रहे होंगे कि मैं पीएलओ, लेबनान सब की कहानी बता रही हूं, बट अभी तक हिजबुल्ला पे क्यों नहीं आई? क्योंकि यही कहानी है हिजबुल्ला के इमर्जेंस का, यही कहानी है जिसके वजह से हिजबुल्ला एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। एहुद बराक एक इजरायली पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा था कि इजराइल हिजबुल्ला हैज नॉट कम बिकॉज ऑफ पैलेस्टीनियन कॉज, they have come because of Israel। तो चलिए समझते हैं कि इस स्टेटमेंट के पीछे है क्या रीजन। उससे पहले लेट मी टॉक अबाउट द दिवाली सेल जो स्टडी IQ लेके आया है फॉर इंग्लिश हिंदी बैच। अगर आप कोड यूज करते हैं DW Live, DWLIVE, आपको इमीडिएटली ये कोर्स मिलेगा 23,000 रुपीज में। सेल चल रहा है 16 नवंबर तक, तो प्लीज जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट में, देखिए फीचर्स एंड इस सेल का लाभ उठाइए। चलिए आते हैं अभी कहानी पे वापस। अब पीएलओ जाके सेटल होता है लेबनान में और वहां से शुरू करता है अटैक्स अगेंस्ट इजराइल। अब इजराइल भी तब उनको लगता है कि क्या चल रहा है ये, तो सडनली इजराइल भी अटैक कर देता है लेबनान को 1982 में और वो बेरूट तक आ जाते हैं। अगर हम मैप देखते हैं तो बेरूट इज राइट हियर। बेरूट तक इजराइल वॉक्स इनटू और सीज ऑफ बेरूट कैरी आउट करते हैं 1982 में। सीज ऑफ बेरूट मतलब पूरा शहर को
कंप्लीट कंट्रोल ले लेता है, सराउंड कर लेता है इजरायली फोर्सेस, और ऐसे सराउंड करता है ना बिजली है, ना पानी, ना कोई फूड और एड अलाउ करता है इजराइल, और उसके बाद भी कंटिन्यूअस बॉम्बार्डमेंट करता रहता है इजरायली फोर्सेस, जहां पे घर, हॉस्पिटल, जैसे कि अभी गाजा में हो रहा है वैसे उस समय में बेरूट में हो रहा था। डिस्पाइट इतना बॉम्बार्डमेंट, डिस्पाइट द सीज ऑफ बेरूट, वहां पे तभी भी यासिर अराफत वॉज प्रेजेंट और पीएलओ का एक्टिविटीज भी चल रहा था। तो वहां पे एक इंटरव्यू में यासिर अराफत से पूछा गया था कि भाई आपको डर नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा सीज हो रहा है, इजराइल अटैक कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पीएलओ के लिए? तो यासिर अराफत ने कहा था तो बताइए क्या करूं, इसके अलावा कहां जाऊं, घर तो इजराइल ने ले लिया। अब यहां पे सीज के वजह से कई लेबनीज सिविलियंस मारे जाते हैं, एंड फाइनली यूएस को डिसीजन लेना पड़ता है कि यूएस का एक यूनिट फोर्स लेबनन भेजा जाएगा जस्ट टू एंड द सीज एंड एंड द क्राइसिस बिटवीन इजराइल एंड पीएलओ। उस समय यासिर अराफत बेरूट छोड़ के चले जाते हैं और ये सीज खत्म हो जाता है। बट शिया मुस्लिम्स में से एक फ्रैक्शन निकलता है उसी वक्त, और ये फ्रैक्शन जो है वो ये कहता है कि देखो यूएस के प्रेशर के वजह से यासिर अराफत ने पैलेस्टीनियन कॉज छोड़ दिया है, इजराइल के दबाव के वजह से पैलेस्टीनियन स्टेट कभी नहीं बन पाएगा। और ये जो फ्रैक्शन था इसको सपोर्ट करता है ईरान, और ईरान के जो लीडर थे उस समय आयतुल्लाह खुमैनी, वो नाम देते हैं इस फ्रैक्शन को हिजबुल्लाह, द पार्टी ऑफ गॉड। और हिजबुल्लाह का इमर्जेंस यहां से आता है। हिजबुल्लाह का अगर आप एजेंडा देखते हो तो सिर्फ दो है, एक है इजराइल का एंड, वो कहते हैं कि मैप में इजराइल होना ही नहीं चाहिए, और दूसरा है टू फाइट द वेस्टर्न पावर्स ऑफ फ्रांस एंड यूएस एंड यूके। वो कहते हैं कि भाई जब तक ये वेस्टर्न पावर्स है तब तक कहीं पे भी दुनिया में पीस नहीं होने वाला है, इनका एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर पीस इन द वर्ल्ड। ये दो एजेंडा लेके हिजबुल्लाह कम्स टू पावर, और धीरे धीरे ईरान के सपोर्ट से वो अपना मिलिट्री पावर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग जो ईरान प्रोवाइड करता है धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ग्रुप है ये अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री आर्म्स एंड एम्यूनिशन ट्रेनिंग, वो कई सारे हेल्प भी करते हैं लोकल लोगों को। सो फ्रॉम हेल्प बिल्डिंग स्कूल्स, फ्रॉम हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग रोड्स, लोगों को सहायता करना थ्रू लॉट्स ऑफ एड, ये सब जो फॉर द पीपल ऑफ लेबनन करते हैं, इसी वजह से उनको काफी सपोर्ट मिलता है फ्रॉम दी लेबनीज पीपल, स्पेशली साउथ लेबनन से। 1985 से फिर से एक वॉर शुरू होता है साउथ लेबनन और इजरायली फोर्सेस के बीच में, और ये वॉर चलता रहता है सिविल वॉर की तरफ, बट तभी भी लोगों का सपोर्ट हिजबुल्लाह की तरफ ही रहता है। फाइनली ये वॉर धीरे धीरे हट जाता है, कोई भी कंक्लूसिवली जीत नहीं पाता है। फिर वॉर शुरू होता है 2006 में, और इस बार इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह होता है, और हिजबुल्लाह इस बार अपना पावर प्रॉपर्ली दिखा पाता है। इस वॉर का भी कोई एंड नहीं होता है, कोई भी कंक्लूसिव विनर नहीं रहता है, बट इस वॉर में कई लेबनीज सिविलियंस मारे जाते हैं, हजारों के तादाद में घर डिस्ट्रॉय होते हैं बिकॉज ऑफ इजरायली बॉम्बार्डमेंट्स। और इसी चीज को यूज करता है हिजबुल्लाह टू से दैट देखो इजराइल एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है, वो सिविलियंस मारता है। इस नरेटिव को लोग एक्सेप्ट करते हैं, और धीरे धीरे हिजबुल्लाह का पावर पूरा लेबनन में आने लगता है। हिजबुल्लाह उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी बनके भी इलेक्शंस पे लड़ता है और कई सारे सीट्स जीतता है। 2008 से लेके 2018 तक लेबनन का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था वो हिजबुल्लाह का पार्टी का ही था। 2018 में भी वो काफी सीट जीते हैं, बट हाँ कैबिनेट में नहीं आ पाए। अब पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा हिजबुल्लाह का जो मिलिटेंट विंग है वो काफी स्ट्रांग है। अब आते हैं आज कल के वॉर में जो इजराइल हमास के साथ लड़ रहा है। इसमें दो क्वेश्चन में आएंगे, एक ये कि अभी तक हिजबुल्लाह ने कंप्लीट वॉर क्यों नहीं डिक्लेयर किया इजराइल के अगेंस्ट में अगर हमास को सपोर्ट करना है तो। दूसरा, यहाँ पे ईरान का क्या रोल है।
तो पहले ईरान से शुरू करते हैं। ये तो पता ही है कि हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही ईरान के प्रॉक्सीज हैं, दोनों को ही सपोर्ट मिलता है। बट हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना इजी है क्योंकि हिजबुल्लाह का सपोर्ट सीरिया के थ्रू जाता है, ट्रेनिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, फंडिंग सब कुछ मिलता है हिजबुल्लाह को। इसी वजह से हिजबुल्लाह के पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स भी है। अब हमास के पास वो है नहीं, हमास को वेपन्स लेने के लिए स्मगल करके घुसाना पड़ता है थ्रू टनल्स। तो हमास के अगेंस्ट वॉर इज मच easier to win for Israel rather than Israel fighting a war against Hezbollah. Definitely Israeli weapons और Israeli forces they are far better than Hezbollah, outclass करते हैं, but it will not be such an easy war. काफी डिफिकल्ट वॉर होगा अगर हिजबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ना है तो। और ईरान इसीलिए अभी तक हिजबुल्लाह वाला कार्ड पकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह वाला कार्ड प्ले कर लेता है तो अभी उसके बाद ईरान के पास कोई भी थ्रेट कार्ड नहीं है। वो जो थ्रेट कार्ड होता है ना कि फेंकूं कि नहीं फेंकूं, यूज करूं कि ना करूं, वो जो थ्रेट है, डेटरेंस है, वो अभी तक ईरान के हाथ में। एक बार यूज हो जाता है उसके बाद वो थ्रेट कार्ड नहीं रहेगा। इसी वजह से फुल स्केल वॉर शुरू नहीं हुआ है। सेकेंड चीज पे आते हैं कि हिजबुल्लाह के पास क्या सही में इतने वेपन्स हैं कि वो इजराइल को अच्छा खासा जवाब दे सकता है जो हमास के साथ हो रहा है। एक्चुअली देखा जाए, अगेन गोइंग बाय सर्टेन रिपोर्ट्स, अबाउट 100,000 सोल्जर्स आर देयर विद हिजबुल्लाह। इसीलिए तो कहा जाता है हिजबुल्लाह का स्टेट विद इन अ स्टेट, इट रन्स अ हिजबुल्लाह स्टेट विद इन लेबनान स्टेट, सदर्न लेबनान में। अब जवाब देने का ऐसा नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि इजराइल को टू फ्रंट वॉर लड़ने में बहुत सारे दिक्कत होगा और हिजबुल्लाह को लाइटली नहीं लेना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, इट हैज द बेस्ट ऑफ बेस्ट व्हेन इट कम्स टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाइड बाय ईरान। अब हमास का जो एंगल बन रहा है वो लार्जली ये है, वेट एंड वॉच तक है कि क्या हमास अपने आप को कैन इट फाइट द बैटल ऑन इट्स ओन विथ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट कमिंग फ्रॉम हिजबुल्लाह। जैसे कि अभी भी रॉकेट फायरिंग चल रही है हिजबुल्लाह के साइड से, बट जिस वक्त हिजबुल्लाह को लगेगा कि नहीं हमास ये वॉर हारने लगा है, जैसे कि आजकल ऑफेंसिव, ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू हो चुका है, बट जैसे जैसे ये ग्राउंड ऑफेंसिव टनल्स या हमास के जो लोकेशंस को अटैक करने लगेगा, ये वॉर हिजबुल्लाह की तरफ से एस्केलेट भी होगा। और हिजबुल्लाह की तरफ एस्केलेट होगा तो इजराइल को नॉर्दर्न साइड में भी फाइट करना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में कहती हूँ, ये हिजबुल्लाह हमास इजराइल वॉर तो चलता रहेगा अभी और बहुत हफ्ते तक चलेगा। सफर करेंगे लोग, सिविलियंस, लेबनीज सिविलियंस, इजरायली सिविलियंस, पैलेस्टीनियन सिविलियंस, सबसे ज्यादा सफर करेंगे पैलेस्टीनियन सिविलियंस, क्योंकि अगेन सब अपने अपने एजेंडा में लड़े हैं। हिजबुल्लाह का एजेंडा है इजराइल को हराने का, हमास का एजेंडा है इजराइल को हराने का। दोनों इसी चीज में लड़े जा रहे हैं। पैलेस्टीनियन स्टेट कहीं ना कहीं इस वायलेंस में दब जाएगा, कॉज ही हट जाने वाला है। और फाइनली सफर कौन करेगा? सिविलियंस, पैलेस्टीनियन सिविलियंस। इसी के साथ चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।